मीन्स है, मीन्स लास्ट ईयर का अपना 2024 का, उसका पहला टॉपिक है लाइक क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज में भाई COP28 से शुरू करते हैं। जो COP28 है ऑफ UNFCCC was held in Dubai and is adopted the final document called as UAE consensus बना वहाँ पे। मेजर आउटकम्स क्या रहे, तो मेजर डिसीजंस लिए गए ऑन, एक तो ग्लोबल गोल ऑन अडॉप्टेशन ऑफ UAE फ्रेमवर्क फॉर ग्लोबल क्लाइमेट रेजिलियंस हैज अडॉप्टेड, कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट ग्लोबल टॉकेट ऑफ पेरिस एग्रीमेंट एंड ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ लॉस एंड डैमेज फंड ऑपरेशनलाइज हो गया। पहले कमिट किया गया था, वो ऑपरेशनलाइज हो गया। कुछ प्लेज और डिक्लेरेशन लिए गए हैं, लाइक ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी एंड एफिशिएंसी प्लेज, तो इसमें इंडिया सिग्नेटरी नहीं है। एंड डिक्लेरेशन ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट फाइनेंस फ्रेमवर्क, ग्लोबल कूलिंग प्लेज एंड ऑयल एंड गैस डिकार्बनाइजेशन चार्टर, ये सारे लिए गए हैं। इनिशिएटिव्स में ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव है, ये इंडिया का ही सुझाव हुआ इनिशिएटिव था, ग्रीन क्रेडिट। एंड जेंडर रिस्पॉन्सिव जस्ट ट्रांजिशन एंड क्लाइमेट एक्शन पार्टनरशिप है। इश्यूज़ क्या हैं, तो नो एग्रीमेंट और रूल्स ऑन द ग्लोबल कार्बन मार्केट एंड इफिशिएंसी inefficient climate finances for adoption purposes, and promotion of marine geoengineering technologies ignores the environmental harms, and greenwashing and oil and gas lobby influence जो कंसर्न्स चल रहे हैं। एंड इंडिया के कुछ कंसर्न हैं स्पेसिफिक, लाइक रिफ्यूजल टू साइन COP26 डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ बिकॉज ऑफ द ग्रोइंग डिमांड फॉर मेडिकल सर्विसेज, and emphasis on equity and justice in the UN climate negotiations, and refuse to sign green energy pledge as cuts must be on all fossil fuel, not just coal पे लोग लगा रहे थे, जबकि सब पे होना चाहिए, तो इसलिए नहीं साइन किया था। वे फॉरवर्ड में डेवलप्ड कंट्रीज शुड एम फॉर $100 billion per year climate mitigation for 2025. Precautionary principle is crucial for geoengineering technologies relying on financial mechanisms like global energy global energy finance और for capacity building support, इस पे लाइक करना है। हाँ भाई, हेलो। हाँ भाई, आवाज़ आ रही है ना? नेक्स्ट है अपना वही लॉस एंड डैमेज फंड। तो लॉस एंड डैमेज फंड में द लॉस एंड डैमेज फंड और जो है ऑफिशियली ऑपरेशनलाइज्ड। लॉस एंड डैमेज फंड में इट रिफर्स टू कंपनसेशन फॉर क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट बाई रिच इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन टू पुअर नेशंस। Loss and damage refers to the impact of climate change that cannot be adopted and cause permanent losses. It is based on the World Bank but managed by an independent secretariat. It first announced this COP27 in the Egypt 2022. The Warsaw International Mechanism was established at COP19 at Warsaw, Poland, to address the loss and damage funds in the developing countries. India support the fund but suggested not to limit it to the small island and least developed countries. तो नीड क्या है लॉस एंड डैमेज फंड का? टू स्लो डाउन इफ नॉट stop irreversible loss of ecosystem and their services, prevent humanitarian spillover of the loss and damage, addresses climate-induced socio-economic degradation, addresses existential threats like sea level rise in the small island and developing countries, and uphold the climate justice. ये नीड है। चैलेंजेस क्या हैं इसके लिए? लैक ऑफ यूनिवर्सली एग्रीड डिफिनीशन है, एंड पुअर डेटा अवेलेबिलिटी एंड प्रोसेसिंग है ऑफ सिस्टमैटिक एंड इंफॉर्मेशन कलेक्शन, लो प्लेजेस है कंपेयर टू द एनुअल फंडिंग रिक्वायरमेंट, लो टेक्निकल कैपेसिटी है स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्रीज फॉर साइंटिफिक मॉडलिंग ऑफ लॉस एंड डैमेज, डिफ़िकल्ट क्वान्टिफाइंग नॉन टेंजिबल जो है लॉस एंड डैमेज है लाइक नॉन इकोनॉमिक लॉसेस,
देन वे फॉरवर्ड में बिल्ड ऑन COP28 UAE कंसेंसस ऑन डेफिनेशन, फोकस ऑन क्लाइमेट चेंज रिजिलियंस थ्रू फ्लड डिफेंसेस, implement mitigation and adaptation action of for loss and damage, incorporate loss and damage in national and international climate action policy. Next is Indian climate change. तो quantitative targets under the nationally determined contribution NDCs submitted to the UNFCCs. तो उसमें to reduce जो है emission intensity of its GDP by 5% by 2030 from the 2005 level, to achieve 50% cumulative electric power installed capacity from non-fossil fuel by 2030, and to create an additional carbon sink of 2.5 to 3 billion tons of CO2 equivalent through additional forest and tree cover by 2030. इसके अलावा पंचामृत टारगेट्स अनाउंस्ड एट दी ग्लोबल जो ग्लासगो में COP26 हुआ था, उसमें पंचामृत में क्या क्या है। पहला है टू अचीव टारगेट ऑफ नेट ज़ीरो बाई 2070 एंड टू इंक्रीज द नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी टू 500 गीगावाट बाई 2030 एंड टू मीट द 50% एनर्जी रिक्वायरमेंट फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज बाई 2030 एंड reduce the carbon intensity of economy by less than 45% in 2030, reduce total projected carbon emission by 1 billion tons till 2030। तो सारे इसमें 2030 के ही हैं, एक्सेप्ट जो पहला नेट ज़ीरो 17 का है, बाकी सारे चारों टारगेट्स 2030 के हैं। एक नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी बाई 100 गीगावाट हो जाएगा, 50% एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है रिन्यूएबल एनर्जी से लाना है, और कार्बन इंटेंसिटी 45% तक रिड्यूस करना है, और 1 बिलियन टन जो है कार्बन जो है एमिशन को वो करना है, कम करना है। तो ये जो NDCs देखोगे तो उसमें से काफ़ी कोरिलेशन है। तो एक तो जो है 2030 तक 45% इमिशन इंटेंसिटी करना, ये जो है और जो 50% कुमुलेटिव इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो फॉसिल फ्यूल से आए, तो ये 50% वाला तो एकदम सेम ही है। और जिसमें जो एडिशनल कार्बन सिंक करना था उसकी जगह ये अपना बिलियन कार्बन को रिड्यूस कर रहे हैं, 1 बिलियन टन्स वाला उसको ले सकते हैं। तो मतलब ये दोनों पैरिटी में हैं, थोड़ा सा मिलते जुलते हैं। अचीवमेंट एंड प्रोग्रेस क्या है, तो रिड्यूसेस द इमिशन इंटेंसिटी विज़ इट्स GDP बाई 33% बिटवीन 2005 से 2019, अचीव 45.5%, तो 203 गीगावाट जो है ये अचीव हो गया है बाई जून 2024 एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर। तो जो हम लोग को 2030 तक करना है उसका 45% अचीव हो चुका है। फिर चैलेंजेस क्या हैं, लो टारगेट्स हैं, तो पंचामृत टारगेट ऑफ नेट ज़ीरो वाज नॉट इंक्लूडेड इन दी NDCs, तो वो नहीं है इसमें। एंड स्लो पेस ऑफ डिकमिशनिंग दी कोल बेस्ड प्लांट्स, हाई GHG इमिशन है, तो अमंग द टॉप 5 मीथेन इमिटर्स हैं लोग जो अपना वर्ड में। हाई इंडिपेंडेंस ऑफ इम्पोर्ट फॉर रिन्यूएबल एनर्जी कंपोनेंट्स हैं, इंस्टीट्यूशनल बॉटलनेक्स हैं लाइक मैन पावर शॉर्टेज, एंड लैक ऑफ सेक्टर स्पेसिफिक मिटिगेशन ऑब्लिगेशंस हैं। इनिशिएटिव्स क्या क्या लिए गए हैं, तो नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज NAPCC है, तो उसमें पॉलिसीज़ में नेशनल सोलर हाइब्रिड पॉलिसी है, नेशनल बायोफिल पॉलिसी है, स्कीम्स में कुछ जो है PM कुसुम है, सोलर रूफ टॉप प्रोग्राम है, एंड टैक्स कंसेशन एंड इंसेंटिव्स में PLI स्कीम है फॉर रिन्यूएबल सेक्टर्स। नेट ज़ीरो टारगेट बाई 2030 बाई इंडियन रेलवे ने बोला है अपना। इंटरनेशनल एफर्ट्स में इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, ऐसे कुछ इनिशिएटिव हो गए। फिर नेक्स्ट इज़ ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज नोटिफाइड रूल्स ऑफ ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम इन 2023। तो ग्रीन क्रेडिट में सिंगल इंसेंटिव यूनिट फॉर अ स्पेसिफिक एक्टिविटी प्रमोटिंग द इन्वायरमेंटल बेनिफिट कैन बी ट्रेडेड ऑन अ डेडिकेटेड एक्सचेंज सिमिलर टू द कार्बन क्रेडिट। ग्रीन क्रेडिट होता है, कार्बन क्रेडिट होता है अंडर द ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम ऑपरेटिंग अंडर द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है EP 1986 के अंडर में है, और प्रोवाइडेड एडवांटेज टू इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज़, दोनों को एडवांटेज प्रोवाइड करता है।
जबकि कार्बन क्रेडिट है ये जो है एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट ECA 2001 है उसके अंडर में है, एंड इट प्राइमरली बेनिफिट इंडस्ट्रीज एंड कॉरपोरेशन को मेनली करता है, इंडिविजुअल्स पे उतना कार्बन क्रेडिट का नहीं है। ग्रीन क्रेडिट एक्टिविटी में क्वालिफाई फॉर कार्बन क्रेडिट बट नॉट द वाइस वर्सा ना, तो हर ग्रीन जो है मतलब ग्रीन क्रेडिट कार्बन क्रेडिट हो सकता है, लेकिन कार्बन क्रेडिट जरूरी नहीं है ग्रीन क्रेडिट हो। And green credit program, market based mechanism to incentivize the environmental positive actions by different stakeholder, market based mechanisms है, and GCP shall be based on the voluntary participation. Aim is to align with the life initiative and to encourage industries established under the Environment Protection Act। देख लिए हम लोग विद FCC जो है इसकी नोडल एजेंसी है, और गवर्नेंस जो स्ट्रक्चर है इंटर मिनिस्ट्रियल स्टीयरिंग कमेटी बनती है, एंड इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च एंड एजुकेशन जो है GCP एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया है, इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन। एंड की फोकस एरिया देख लेते हैं, फोकस एरिया ऑफ GCP एरियाज विच विल बी अ पार्ट ऑफ क्रेडिट सिस्टम। तो GCP कहाँ लग जाएगा, ट्री प्लांटेशन कर सकते हैं, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में, एयर पोल्यूशन रिडक्शन में, इको मार्क में, वाटर कंजर्वेशन में है, वाटर वेस्ट मैनेजमेंट है, मैंग्रोव कंजर्वेशन रिस्टोरेशन है, सस्टेनेबल बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन सब में GCP एरियाज हैं ये सारे। की हाईलाइट्स ऑफ रूल्स क्या हैं, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट एंड UTs मस्ट आइडेंटिफाई डिग्रेडेड लैंड पार्सल्स टू कवर green cover enhancement, focus on eco restoration of degraded forest in green program plantation, tree planting based on the site characteristics, eco restoration, so activities include shrub, herb, grass plantation, soil moisture conservation etc. and जो इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च एंड एजुकेशन है, इट मैंडेट्स ट्री प्लांटेशन विद इन 2 years आपको करना है अपना, एंड इंक्लूड प्रेफरेंस टू इंडिजिनस स्पीसीज, हाई क्वालिटी सीडलिंग प्लांटेशन एंड सीडलिंग रिटेंशंस। कंसर्न क्या है, डिफिकल्टी इन कैलकुलेटिंग एंड स्टैंडर्डाइजिंग द मेजरेबल आउटकम्स, लॉन्ग टर्म फिजिबिलिटी ऑफ क्रेडिट्स, ये सारे कंसर्न्स हैं। नेक्स्ट है कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम CCTS 2023। मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने इसको अनाउंस किया है CCTS 2023 को, एंड एम्स टू डेवलप द इंडियन कार्बन मार्केट फ्रेमवर्क अंडर द एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 2001। इस एम्स टू एस्टेब्लिश द कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग नेटवर्क एंड ट्रेडेबल परमिट्स क्या होते हैं दैट इक्वल्स 1 ton ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव्ड, रिड्यूस्ड और सीक्वेस्टर्ड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, उसको एक कार्बन क्रेडिट बोलेंगे। एंड इट स्पेसिफाइज the structure of Indian carbon market, creation of accredited carbon verification agencies बनाई जाएंगी, and the compliance mechanism determined by the Ministry of Power के अंडर में। institutional framework में न्यू नेशनल स्टीयरिंग कमेटी होगा फॉर गवर्नेंस एंड मॉनिटरिंग, ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी जो है इसका एडमिनिस्ट्रेटर होगा, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन बनाया जाएगा फॉर ट्रेडिंग मैटर्स, एंड ग्रिड कनेक्ट कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है फॉर एनर्जी रजिस्ट्री के लिए। मेजर रिफॉर्म्स क्या क्या लिए गए हैं, तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी BE जो है इसने डेवलप किया है स्टैंडर्ड एंड रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट अंडर दी ऑफसेट मैकेनिज्म्स, एंड BE validates carbon credit, not just verification. It allows non-obligated entities to register decarbonization project and generate the carbon credits. Significance में deepens the Indian carbon credit market, eliminate the need of overseas standard agencies. Foreign decarbonization projects might lose India for certification. Challenges क्या है CCTS के, तो lack of industry experience in the cap and market trade है, and complex institutional framework है, difficulty in setting of emission targets हैं, poor transparency causing issues like double counting of greenhouse gas reductions, uncertainty है about penalties under the proposed carbon market, challenges है in meeting obligations due to the power shortage. वे फॉरवर्ड में इस्टेब्लिश करना है ट्रांसपेरेंट वेल डिफाइंड मेथोडोलॉजी एंड डेवलप करना है फ्यूगिटिव प्रोविज़न फॉर यूनिट ट्रेडिंग टू अट्रैक्ट वॉलंटरी बायर्स, स्ट्रीमलाइन एंड स्ट्रेंथन करना है इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स को।
क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट क्या है, इम्पैक्ट ऑन वल्नरेबल स्कीम्स, तो वल्नरेबल सेक्शंस, तो ऑन चिल्ड्रन, तो इम्पैक्ट जो है चिल्ड्रन पे क्लाइमेट का क्या है, चिल्ड्रन डिस्प्लेस्ड इन अ चेंजिंग क्लाइमेट रिपोर्ट, ये यूनिसेफ की रिपोर्ट है। इसके हिसाब से बताया गया है 6.7 मिलियन चिल्ड्रन जो हैं इंडिया से डिस्प्लेस हुए हैं 2016 से 2021 के बीच में, एंड 1 बिलियन चिल्ड्रन जो हैं ये दे आर एक्सपोज टू एक्सट्रीमली हाई वाटर स्ट्रेस, and 20% of girls and 5% of boys in Ethiopia miss school to fetch water, ये मतलब इंटरनेशनल में बताया गया। फैक्टर्स फॉर वल्नरेबिलिटी ऑफ चिल्ड्रन, तो लिमिटेड फिजिकल कैपेबिलिटी रहेगी, और सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी रहती है, लैक ऑफ एक्सेस टू इसेंशियल सर्विसेज रहेगा, लेस फोकस ऑन चिल्ड्रन इन द ग्लोबल क्लाइमेट डिस्कोर्स, only 2.4% of the climate finance support child responsive activities, prone to mental health impact from extreme events। वे फॉरवर्ड में यूनिसेफ का 3P अप्रोच था, तो 3P अप्रोच में क्या है, पहला P है टू प्रोटेक्ट चाइल्ड, तो क्रिटिकल सर्विस फॉर शॉक रिस्पॉन्सिवनेस, पोर्टेबिलिटी, इंक्लूसिविटी ये बढ़ाएंगे, प्रिपेयर बाई इम्प्रूविंग एडॉप्टिव कैपेबिलिटीज, रिजिलियंस एंड पार्टिसिपेशन, and prioritize children and young people to in climate, humanitarian and developmental policy action and investment। on women में क्या क्या है impacts में, face higher food poverty than boys, इसके अलावा जो है threatens the women's livelihood, like women making 43% of agricultural labor in developing countries, only 2% of gender tagged international adaptation finance is gender responsive, societal norms and caregiving responsibility hinder women's mobility during disaster, and UNDP में women and children are 14 times more likely to die during in disaster, 80% of the people displaced by the climate change are women, एंड रोल ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड वे फॉरवर्ड अगर देखें तो यूटिलाइजेशन ऑफ वुमेन्स ट्रेडिशनल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस हो गया, अपना ट्रेडिशनल नॉलेज एक्सपीरियंस यूटिलाइज कर सकते हैं। वुमेन एक्ट एज फर्स्ट रिस्पॉन्डर होती हैं, इम्प्रूव क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट्स एंड पॉजिटिव लिंकेज बिटवीन वुमेन्स पॉलिटिकल लीडरशिप एंड एक्शंस टू टेक क्लाइमेट देखा गया, जहाँ पर वुमेन हेड हैं अपने स्टेट की, तो उधर क्लाइमेट एक्शन ज़्यादा लिए गए हैं, पॉजिटिव लिंक है। वे फॉरवर्ड में एड्रेसेस दी जेंडर स्पेसिफिक इम्पैक्ट्स, इम्प्लीमेंट डेडिकेटेड फाइनेंसिंग मैकेनिज्म्स, प्रमोट जेंडर रिस्पॉन्सिव टेक्नोलॉजी, इंटीग्रेट जेंडर पर्सपेक्टिव इनटू मिटिगेशंस एंड अडॉप्शन, इंक्लूडिंग जेंडर अवेयरनेस, जेंडर सेंसिटिव, जेंडर रिस्पॉन्सिव, जेंडर ट्रांसफॉर्मेटिव पॉलिसीज़। एल्डरली पॉपुलेशन में फिर नेक्स्ट वल्नरेबल सेक्शन, तो इंक्रीज ससेप्टेबिलिटी टू हीट रिलेटेड इलनेसेस एंड मॉर्टेलिटी, 70% rise in the heat related death among over 65% in the 2 decades, increased social isolation due to family migration and displacement, economic hardship and losses of essential resources due to extreme weather events। Way forward में increased awareness through targeted educational program and outreach efforts, provides seniors with targeted resources such as accessibility, infrastructure, transportation options etc। और रूरल पुअर में क्या क्या होता है, तो इम्पैक्ट होता है इकोनॉमिक इम्पैक्ट, पुअर हाउस होल्ड लूज 5% ऑफ द टोटल इनकम एनुअली ड्यू टू हीट स्ट्रेस, causes property damage, livelihood loss and economic setbacks, increase the healthcare cost and reduces the earning potential। मिटिगेशन में क्लाइमेट जस्टिस बाय मोबिलाइजिंग द फंड थ्रू द ग्रीन क्लाइमेट फंड, empowering local communities through WWF conservation strategies, and implementing the UN's climate finance recommendation for marginalized groups। impact on health, एक तो एक्सट्रीम हीट है, पोटेंशियल इनकम लॉस ऑफ 663 बिलियन ड्यू टू द रिड्यूस्ड लेबर कैपेसिटी ऑफ 2022, एनुअल राइज इन द पॉपुलेशन रेट मॉर्बिडिटीज तो 9 मिलियन डेथ्स हैं, एक्सपोजर टू एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स तो 189 मिलियन पीपल जो हैं दे आर एक्सपोज टू एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। कंस्ट्रेंट्स क्या है, फाइनेंशियल गैप है फॉर क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट ऑन दी हेल्थ, लो इनकम कंट्रीज आर हाईली वल्नरेबल एज दे हैव पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ क्लाइमेट इंफॉर्मेशन इन हेल्थ एक्टर्स।
अदर इश्यूज़ में रिसर्च एंड नॉलेज गैप्स हैं, लैक ऑफ एक्सेस है, और lack of access of sufficient local meteorological observations, insufficient human and institutional capacities, ये सारे हिंड्रेंस हैं। स्टेप्स क्या लिए गए हैं, तो ग्लोबल स्टेप्स में COP28 में यूए डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ जो है अनवील किया गया। इंडिया हैज़ येट टू साइन दिस। एनुअल वर्ल्ड हेल्थ समिट इन बर्लिन जर्मनी में हुआ। WHO इनिशिएटिव है अलायंस टू ट्रांसफॉर्मेटिव एक्शन ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ। क्लाइमेट सेंसिटिव हेल्थ रिस्क क्या क्या हैं, तो एक तो इंजरी ऑफ मोर्टेलिटी फ्रॉम एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो गया, हेल्थ रिलेटेड इलनेस है, रेस्पिरेटरी इलनेस, वाटर बॉर्न डिजीज़ एंड अदर वाटर रिलेटेड हेल्थ इम्पैक्ट, जूनोसिस इंक्रीज हो जाएगी, वाटर वेक्टर बॉर्न डिजीज विल बी इंक्रीज, माल न्यूट्रिशन एंड फूड बॉर्न डिजीजेज, economic non-communicable disease increase, mental and psychological health will get impaired, and health system and facilities का जो आउटकम भी डिफ्रेंशिएट होगा, लाइक इम्पैक्ट ऑन हेल्थ केयर फैसिलिटीज एंड इम्पैक्ट ऑन हेल्थ केयर सिस्टम। वे फॉरवर्ड में क्या कर सकते हैं, तो भाई वन हेल्थ अप्रोच लाना होगा पहले तो, और बिल्ड क्लाइमेट रिजिलियंट कार्बन लो कार्बन सस्टेनेबल हेल्थ सिस्टम्स बनाने हैं, डेवलप इन कंट्री कैपेसिटी ऑफ लोकल नॉलेज इम्प्रूवमेंट, मैंडेट द कोलैबोरेशन बिटवीन हेल्थ एंड मेट्रोलॉजिकल एक्टर्स, रेज अवेयरनेस अबाउट क्लाइमेट इंफॉर्मेशन इम्पॉर्टेंस। नेक्स्ट इज मिटिगेशन एंड ऑप्शन। तो फर्स्ट इज न्यूज इज रिगार्डिंग ग्रीन वॉशिंग। तो ड्राफ्ट गाइडलाइन आई थी ऑन द प्रिवेंशन एंड रेगुलेशन ऑफ द ग्रीन वॉशिंग इशू अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2019। तो ग्रीन वॉशिंग इन्वॉल्व्स मेकिंग अ प्रोडक्ट और पॉलिसी सीम्स मोर इन्वायरमेंट फ्रेंडली और लेस डैमेजिंग दैन इट इज़ इन रियलिटी। तो इसमें अलग टाइप होते हैं, लाइक ग्रीन हशिंग होता है, ग्रीन रिंसिंग होता है, ग्रीन लेबलिंग, ग्रीन लाइटिंग, ग्रीन शिफ्टिंग, ग्रीन क्राउडिंग। नीड क्यों है ग्रीन वॉशिंग को कब करने के लिए, तो इरोजन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट होता है ड्यू टू दी डिसेप्टिव मार्केटिंग एंड फॉल्स सस्टेनेबिलिटी क्लेम्स। लाइक वॉक्सवैगन ने मैनिपुलेट किया था इमिशन टेस्ट इन इट्स क्लीन डीजल कार्स के लिए, एंड डिले जेन्यून सॉल्यूशंस ड्यू टू दी फॉल्स एनवायरमेंटल क्लेम्स, इम्पैक्ट ऑन इनोवेशन। इनिशिएटिव क्या लिए गए हैं इंडिया के लेवल पे, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो है BIS जो है तो, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है दैट रेगुलेट्स कंज्यूमर राइट्स वायलेशन एंड मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया जो है उसकी गाइडलाइन है खुद की। सेबी का बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग नॉर्म्स हैं, एंड ग्रीन बॉन्ड्स का डूज एंड डोंट्स हैं। फिर ग्लोबल लेवल पे हाई लेवल एक्सपर्ट ग्रुप है ऑन नेट ज़ीरो मिशन कमिटमेंट ऑफ नॉन स्टेट एंटिटीज़, ग्रीन वॉशिंग टेक स्प्रिंट, ये इनिशिएटिव लिए गए हैं। वे फॉरवर्ड में एनुअल पब्लिकेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन एंड थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन, यूटिलाइजेशन ऑफ AI एंड मशीन लर्निंग फॉर द ग्रीन वॉशिंग, क्रॉस बॉर्डर कोलैबोरेशन बिटवीन स्टेक होल्डर्स। जो अभी जो है ड्राफ्ट आया उसका की हाइलाइट्स, ये ड्राफ्ट है क्या है, छोड़ो हटाओ। फिर सेक्टर स्पेसिफिक डिकार्बोनाइजेशन, तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो इमिशन फ्रॉम इंडिया ट्रांसपोर्ट सेक्टर है 14% ऑफ एनर्जी रिलेटेड CO2 जो है इमिशन इसी से होता है। थर्ड मोस्ट ग्रीन हाउस गैस इमिशन सेक्टर है ये। इमिशन ग्रोथ जो है 375% इंक्रीज हुई है इसका, 1990 से 2019 में कंपेयर करें तो। इंडिया के इनिशिएटिव लिए गए हैं इसको कब करने के लिए, तो टारगेट है कि 45% रेल फ्रेट जो है मोड शेयर होगा। अभी रोड का शेयर सबसे ज़्यादा है, तो रेल फ्रेट का शेयर बढ़ाएंगे 45% तक 2030 तक। फिर 30% जो है EV मार्केट शेयर होना चाहिए 2030 तक। भारत स्टेज 6 इमिशन नॉर्म स्टैंडर्ड लाए गए हैं। 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग है बाई 2025 इन पेट्रोल, एंड फेम इंडिया स्कीम है, PM ई-बस सेवा स्कीम है, ये सारी चीज़ें हैं। चैलेंजेस क्या हैं, इश्यूज इन अडोप्शन है, हाई कॉस्ट है ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज एंड चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कंज्यूमर
हेजिटेंसी है ड्यू टू दी हाई कॉस्ट एंड सेफ्टी कंसर्न, लो फोकस ऑन फ्यूल स्टैंडर्ड है, एंड फॉसिल फ्यूल शेयर is still high. तो 43% ऑफ द टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी अभी भी फॉसिल फ्यूल पे ही डिपेंड कर रही है। फिर वे फॉर्म में अवॉइड शिफ्ट एंड इम्प्रूव स्ट्रेटजी लानी होगी। तो ट्रांजिशन ऑफ सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग टू रिड्यूस एनर्जी कंजप्शन, ट्रांजिशन टू क्लीन एनर्जी इन ट्रांसपोर्ट सेक्टर टू कवर रिमेनिंग डिमांड, लार्ज स्केल ट्रांसपोर्ट ट्रांसफॉर्मेशन टू इंश्योर द कार्बन न्यूट्रलिटी बाय 2050, strategic investment and innovative financial solution for accelerated transition and 100% zero emission vehicle। एग्री फूड सिस्टम में इमिशन है तो कंट्रीब्यूट 1/3 ऑफ द ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस इमिशन एग्री फूड सिस्टम से होता है। इंडिया जो है अमंग टॉप 3 मीटर्स है ऑफ एग्री फूड इमिशन। कर्व करने के लिए इनिशिएटिव लिए गए नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर नेशनल मिशन, फिर परंपरागत कृषि विकास योजना है एंड गोवर्धन स्कीम है। चैलेंजेस क्या है, लो प्रोजेक्ट लेवल फाइनेंसिंग, ओनली 4.3% फाइनेंसिंग हो रही है, एंड हाई फॉसिल फ्यूल यूजेज है, एटलीस्ट 15% ऑफ द ग्लोबल फॉसिल फ्यूल आर यूज एनुअली इन द एग्री फूड सिस्टम। रिकमेंडेशंस में एनुअल इन्वेस्टमेंट मस्ट इंक्रीज जो है 260 बिलियन a year to halve the emission by 2030 and reach net zero emission by 2050। repurposing the harmful subsidies and use करना है innovative mitigation technologies like chemical methane emitters, feed additives and red seaweed etc। फिर शिपिंग इंडस्ट्री में emission का क्या है, तो UN CTADS रिव्यू दी मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट 2023 रिपोर्ट। तो इंटरनेशनल शिपिंग इमिशन इंक्रीज बाय 20% इन द लास्ट डिकेड। शिपिंग इंडस्ट्री अकाउंट फॉर नियरली 3% ऑफ द ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस इमिशन। इनिशिएटिव क्या लिए गए, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन एम फॉर नेट जीरो ग्रीन हाउस गैस इमिशन बाय 2050। implementing measures such as more energy efficient existing ship index, मार्पोल ट्रीटी, हांगकांग इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड हरित नौका इनिशिएटिव। only 1.2% of global fleet uses alternative fuels, it is very challenging condition and high cost है of retrofitting in existing fleets। रिकमेंडेशन में यूएन सीटैट्स का 2023 का रिव्यू रिकमेंडेशन था कि फ्यूल ट्रांजिशन करना है एंड इक्विटेबल डिकार्बनाइजेशन प्रोसेस अपनाना है। असेसमेंट ऑफ अल्टरनेटिव फ्यूल्स एंड वेसल डिजाइंस, रिफॉर्म्स एंड इन्वेस्टमेंट इन द पोर्ट एफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस। नेक्स्ट इज शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पोल्यूटेंट्स। तो क्लाइमेट एंड क्लीन एयर पोल्यूशन CCAC का एनुअल मीटिंग हुआ नैरोबी केन्या में। वहाँ पे जो CCAC है ये ओनली ग्लोबल अलायंस है फॉर रिड्यूसिंग दी शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पोल्यूटेंट्स। इंडिया 2019 में ज्वाइन कर चुका है। कि आउटकम है इसमें लॉन्च किया था इसने क्लीन एयर फ्लैगशिप, CCAC टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक असेसमेंट पैनल। तो शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं, तो क्लाइमेट फोर्सेस दैट रिमेन इन एटमॉस्फेयर फॉर शॉर्ट पीरियड देन दी CO2 बट हैव ग्रेटर इम्पैक्ट। तो सेकेंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर होते हैं टू ह्यूमन बेस्ड क्लाइमेट वार्मिंग, कंट्रीब्यूटिंग 45% ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग कंट्रीब्यूट करते हैं। हेल्थ इम्पैक्ट लाइक अस्थमा वगैरह रह सकते हैं। वेदर पैटर्न पे उनका इन्फ्लुएंस होता है अफेक्टिंग क्लाउड फॉर्मेशन, एक्सेलरेटिंग आइस मेल्ट ड्यू टू द ब्लैक कार्बन डिपॉजिट्स एंड ऑन एग्रीकल्चर लाइक ट्रोपोस्फेरिक ओजोन हार्म्स वेजिटेशंस बाय डैमेजिंग द लीव्स। एंड सेक्टर वाइज अगर सोल्यूशन देखें तो प्रमोट करना है फार्म स्केल लेवल पे एनारोबिक डाइजेशन इन दी एग्रीकल्चर, प्री माइनिंग de-gasification and recover the methane from coal mine ventilation air, turn biodegradable municipal waste into the compost or bioenergy, replace करना ट्रेडिशनल कुकिंग ऑयल विद द क्लीन बर्निंग ऑयल। क्या क्या मेन सब्सटेंस हैं शॉर्ट लिव्ड कार्बन पोल्यूटेंट्स के, तो पहला अपना हो गया ब्लैक कार्बन जिसको सूड भी बोलते हैं। तो एंथ्रोपोजेनिक सोर्स है अपना फॉसिल फ्यूल और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर वेस्ट बर्निंग। लाइफ जो है 4 से 12 दिन तक रहेगा एटमॉस्फेयर में।
दूसरा अपना मीथेन है, एग्रीकल्चर, फॉसिल फ्यूल, लैंडफिल्स, ओपन डम्प्स, ये सब में रहेगा, 12 साल तक रहता है ये। फिर नेक्स्ट है अपना ट्रोपोस्फेरिक ओजोन, तो ग्राउंड लेवल ओजोन जिसको बोलते हैं, सेकेंडरी पोर्टेंट फॉर्म बाय द इंटरेक्शन ऑफ द सनलाइट विद द वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। तो सनलाइट में VOC और NOx को मिला के बनता है, फ्यू आवर्स टू फ्यू वीक्स तक रह सकता है। एंड HFCs जो है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, तो रेफ्रिजरेटर में और एयर कंडीशंस में ये सब में रहता है, इंक्लूडिंग फोम एंड एरोसोल प्रोपेलेंट्स, 15 साल तक रह सकता है। फिर नेक्स्ट इज क्लाइमेट इंजीनियरिंग। तो क्लाइमेट इंजीनियरिंग में यूनेस्को रिलीज किया था फर्स्ट रिपोर्ट ऑन एथिक्स ऑफ द क्लाइमेट इंजीनियरिंग। क्लाइमेट इंजीनियरिंग एम्स टू एड्रेस द ग्लोबल वार्मिंग बाय डायरेक्टली इंटरवेनिंग इन द क्लाइमेट सिस्टम। मेथड्स क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल एंड सोलर रेडिएशन मॉडिफिकेशन। क्या क्या जो है सिग्निफिकेंस क्या है, इट मिमिक्स द नेचुरल प्रोसेस एंड रिड्यूसेस द एनर्जी एंड रिड्यूसिंग द कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन। इंडिया इनिशिएटिव क्या क्या लिए हैं, DST ने सपोर्ट किया है क्लाइमेट मॉडलिंग रिसर्च एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, एंड लॉन्च किया है एक मेजर रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी डेवलप्स अर्थ सिस्टम मॉडल फॉर सोलर जियो इंजीनियरिंग सोल्यूशंस। एंड पोटेंशियल रिस्क क्या क्या है, इन्वायरमेंटल रिस्क है लाइक मे इम्पेयर इकोसिस्टम सेल्फ रेगुलेशन एंड एडवर्सली इम्पैक्ट द ओजोन लेयर, रेनफॉल, क्रॉप पैटर्न, ये सब हो सकता है। इकोनॉमिक में हाई कॉस्ट है, कंडक्सर ग्लोबल इनइक्वालिटीज। एथिकल्स है, ऑर्गेनाइज्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, लो ट्रांसपेरेंसी है, वॉलेट डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। एंड मोरल हजार्ड है, प्रोवाइड्स एन एक्सक्यूज फॉर नॉट यूजिंग दी नॉट रिड्यूसिंग द फॉसिल फ्यूल यूज़। ये खूब बर्न करो, वही क्लाइमेट इंजीनियरिंग कर लो। तो यूनेस्को का रिकमेंडेशन क्या है, तो इंट्रोड्यूस करना है लेजिस्लेशन रेगुलेटिंग क्लाइमेट एक्शन एंड बैन करना है वेपनाइजेशन ऑफ क्लाइमेट इंजीनियरिंग टेक्निक्स। एंड पार्टिसिपेशन एंड इंक्लूसिवनेस लाना है ऑफ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, प्रमोट करना है ओपन कोलैबोरेशन एंड कांस्टेंट मॉनिटरिंग ऑफ क्लाइमेट एक्शन, स्ट्रेंथन करना है इंस्टीट्यूशनल, टेक्निकल एंड एथिकल कैपेबिलिटीज़ को इन क्लाइमेट एक्शन। क्लाइमेट इंजीनियरिंग के एग्जांपल्स देख लेंगे तो लाइक फॉर एग्जांपल जो है इंक्रीज्ड रिफ्लेक्टिविटी फ्रॉम लो क्लाउड्स बढ़ाना है, लाइक वहाँ जाके क्लाउड्स पे जाके स्प्रे कर दो सॉल्ट, तो उसमें वो हो जाएगा, रिफ्लेक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। इसके अलावा थिनिंग करना हाई क्लाउड्स को, तो क्लाउड्स एक्ट एज ब्लैंकेट एंड रिटेनिंग द हीट। जो अपर क्लाउड्स होते हैं उनको थिन कर दोगे तो ऊपर चला जाएगा। एंड इंक्रीज्ड रिफ्लेक्टिविटी फ्रॉम एरोसोल पम्प्ड इनटू द एटमॉस्फेयर, तो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। फिर मराइन में जो है इंक्रीज रिफ्लेक्टिविटी फ्रॉम ओशन कर सकते हैं, तो माइक्रो बबल्स बना दें ये ओशन में, जिससे रिफ्लेक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। और ओशन फर्टिलाइजेशन कर दिए, इंक्रीज्ड पॉपुलेशन ऑफ कार्बन एब्जॉर्बिंग प्लैंक्टन्स जो है वो बढ़ा दिए ओशंस में। इसके अलावा बायोमास एनर्जी एंड कैप्चर एंड स्टोरेज कर दी यूजिंग बायोमास एनर्जी से बनाया, बायोमास से चला, जो उसका रेसिड्यू निकले CO2 को ऐसा नीचे ले जाके स्टोर कर दिए डीप उसमें अर्थ में। एंड इसके अलावा जो है इंक्रीज रिफ्लेक्टिविटी ऑफ क्रॉप्स बढ़ा सकते हैं, लाइक बायोचार फॉर्मेशन, तो कार्बन रिच चारकोल्स फ्रॉम बर्न क्रॉप्स एडेड टू द सॉइल कर देंगे। एंड एफोरेस्टेशन करना है, प्लांटिंग वास्ट फॉरेस्ट, तो ये सारी क्लाइमेट इंजीनियरिंग के मेथड्स हैं। नेक्स्ट इज कार्बन बॉर्डर मैनेजमेंट, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैनेजमेंट। तो न्यूज़ में क्या होता है कि ग्रीन एनर्जी विल हेल्प इंडस्ट्री डील विद द EU's कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म्स एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो अब पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट है ये टू प्राइस कार्बन इमिटर्स फ्रॉम कार्बन इंटेंसिव गुड्स इंटरिंग इनटू द EU एंड कंप्लाइज विद द WTO रूल्स है ये, एंड फंक्शंस लाइक अ नॉन टैरिफ बैरियर फॉर इंडियन एक्सपोर्ट्स। एंड पोटेंशियल इम्पैक्ट्स क्या होगा इंडियन एक्सपोर्ट्स का, तो विथ 27% ऑफ द एक्सपोर्ट वर्थ रुपीज़ 8.2 बिलियन US डॉलर गोइंग टू दी EU इन 2022 में, तो ये सारे इम्पैक्ट होंगे।
and India's approach to deal with the carbon border adjustment mechanism. तो adoption of the तो low carbon technologies को adopt करा for production method, promotion of decarbonization through green hydrogen and solar mission, and negotiating with EU to exclude at least MSME को exclude कर दीजिए आप जो है, तो वो negotiation चल रहा है. कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म जो है, लाइक कोई भी सप्लायर अगर नॉन ईयू का रहेगा और वो बायर जो है ईयू में वहाँ अगर ले जाएगा तो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म यहाँ पर लगेगा सर्टिफिकेशन इन बिटवीन द ट्रेड, एंड इट इंक्लूडिंग द गुड्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम आइसलैंड, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और जो है लिechtenstein. ये 4 कंट्रीज़ हैं, इनसे भी आएगा क्योंकि ये सब यूरोप में तो है लेकिन ईयू का पार्ट नहीं है. और जो है CBAM एथराइजेशन, तो एनुअल CBAM डिक्लेरेशन करना पड़ेगा, एंड CBAM नॉट एप्लीकेबल टू EU ओरिजिनेटिंग गुड्स. तो अगर EU की जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वहीं पर ओरिजिनेट होकर वहीं पर आपस में वो लोग ट्रेड कर रहे हैं तो दे आर नॉट एप्लीकेबल, वो बाहर वालों के लिए क्यों है. तो ये हो गया भाई अपना पहला. सही है भाई. बाकी का नहीं यार, मैं कल कर देता हूँ. ठीक है ठीक है भाई, ठीक ठीक. कल 2-3